हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। स्टडी तो करनी है, लेकिन साथ में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना है, ताकि आप मतलब पढ़ाई में आपका पूरा फोकस रहे। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, है ना। तो मतलब कुछ जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज़ को आप कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू बनी रहे और आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। आज हम पढ़ेंगे ताप्ती अफवाह तंत्र के बारे में। पिछली अफवाह तंत्र की क्लास चल रही थी अपनी, तो उसमें पिछली क्लासों में हमने नर्मदा अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र को देखा था। आज हम देखेंगे ताप्ती अफवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में मैंने जो डायग्राम बनाया था, तो आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि ताप्ती का जो मध्य प्रदेश में मतलब कम ही अफवाह तंत्र है। तो 3 नदियाँ ही 4 नदियाँ मिलती हैं जो मध्य प्रदेश में मतलब कम अफवाह क्षेत्र है इसका। महाराष्ट्र में है और गुजरात में है। तो चलिए देखते हैं ताप्ती अफवाह तंत्र। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? ताप्ती आती है, कन्हार आती है, कनेर आती है, अमूरा मूग आती है, आती है, पूर्णा। ये सारी नदियाँ मिल करके क्या करती हैं? ताप्ती अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अफवाह तंत्र का निर्माण हो गया। इसमें ताप्ती अफवाह तंत्र में ताप्ती और ताप्ती की सहायक नदियाँ आ गई। अब ये नदियाँ जब कोई भी चीज़ कहीं से स्टार्ट होती है, तो उसका समापन भी अब मतलब समापन के लिए भी कोई ना कोई स्थान बनाया गया होता है ना, या किसी चीज़ का निर्माण हुआ है इस संसार में, तो उसका जो नष्ट होना भी अनिवार्य ही है। तो इसको देखें कि ये कहाँ पर गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। और यह एक ऐसी नदी है जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, मतलब ठीक है। तो नर्मदा नदी के समानांतर, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो इम्पोर्टेंट नदी है ताप्ती नदी के बारे में देखेंगे। ताप्ती नदी आखिर मतलब कहाँ से निकलती है, कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। तो देखते हैं ताप्ती नदी उद्गम देखेंगे। उद्गम कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बैतूल से हुआ है। काली सिंध पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की काली सिंध पहाड़ी है, और उसमें मुल्ताई नामक चोटी है ना। तो अपन को ध्यान में रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा क्या है? पर्वत श्रेणी है। काली सिंध पहाड़ी है, और काली सिंध की पहाड़ी मुल्ताई क्या है? उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये सब कहाँ पे है? तो बैतूल से इसका उद्गम हुआ है। अवसान की बात करते हैं तो इसका अवसान हुआ है कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी, अरब सागर की खंबात की खाड़ी। लंबाई देखेंगे तो लंबाई है इसकी 724 किमी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि लंबाई ध्यान रखनी है, क्योंकि जो नदियां हैं उनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अभी सारे एग्ज़ाम आने वाले, महिला पर्यवेक्षक हो गया, PSC हो गई, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले ही पढ़ेंगे, नहीं। स्टार्ट करते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट, ताकि सिर्फ रिवीजन एग्ज़ाम के टाइम हो। तो लंबाई देखते हैं इसकी कितनी है। लंबाई है 724 किलोमीटर। इसके अन्य नाम क्या है? सूर्य की पुत्री है, सूर्यसुता है, पयोष्णी है, क्योंकि गर्म पानी के कारण इसका नाम पयोष्णी रखा हुआ है। तो ये भी नाम ध्यान में रखना है। सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री। ये क्वेश्चन आया था कि सूर्य की पुत्री है ना, किस नदी को कहा जाता है? सूर्य की पुत्री, तापी और पयोष्णी। पयोष्णी मतलब गर्म जल के कारण इसको पयोष्णी कहा जाता है। अब देखेंगे कि इस पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं। तो बांध देखते हैं। इस पर परियोजना बांध एक बना हुआ है बैतूल जिले में। मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो बांध है इस पर कौन सा? पारसा डोह बांध बना हुआ है बैतूल जिले में। 2 परियोजनाएं हैं, लोअर ताप्ती और अपर ताप्ती, है ना। और एक है कौन सी परियोजना? उकाई परियोजना। वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। तो यहाँ पर कौन से बांध बने हुए हैं? पारसा डोह बांध। पारसा डोह बांध कहाँ पर है? बैतूल में बना हुआ है। परियोजना की बात करते हैं तो परियोजना है लोअर
प्लस अपर ताप्ती, है ना। किसकी किसकी परियोजना है, तो मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। सहायक नदियाँ तो पूर्णा, शिवा, बोरी 3 नदियाँ हैं। पूर्णा नदी भी कहाँ से निकलती है, तो पूर्णा नदी निकलती है बैतूल से ही पूर्णा नदी निकलती है। सहायक नदियाँ देखेंगे, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पूर्णा है, शिवा है और बोरी है। ये 3 नदियाँ हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट हैं, मतलब कि इसमें आकर के मिलती हैं। तो अब इसका देखेंगे कि ताप्ती दिवस मनाया जाता है। ताप्ती दिवस कब मनाया जाता है, ताप्ती दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को ताप्ती दिवस मनाया जाता है। ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ताप्ती अफवाह तंत्र। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में। तो चौथा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र। अब आप कहेंगे कि गोदावरी नदी तो यहाँ पे बहती नहीं, तो गोदावरी नदी जैसे जिस तरीके से गंगा और यमुना नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो कुछ नदियाँ हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती, कुछ के अधिकांश नदियाँ जाकर मिलती हैं कहाँ पर, गंगा यमुना नदियों में। तो उसी तरीके से गोदावरी नदी में भी मध्य प्रदेश की नदियाँ जाकर के मिलती हैं, जैसे पेंच नदी हो गई, वर्धा नदी हो गई, बेनगंगा नदी हो गई। तो ये किस में जाके मिलती हैं, गोदावरी में जाके मिलती हैं। इसीलिए ये जो गोदावरी अफवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा अफवाह तंत्र है। गोदावरी अफवाह तंत्र को 5 उपतंत्रों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है इसको। वेनगंगा, पेंच उपतंत्र, बाघ उपतंत्र, कान्हन उपतंत्र, कान्हन उपतंत्र और बावनथड़ी उपतंत्र। बावनथड़ी उपतंत्र, इन 5 उपतंत्रों में बांटा गया है। अब इसकी जो पहली नदी है, मतलब जो मध्य प्रदेश से वेनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, पेंच, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो वेनगंगा, पेंच और वेनगंगा, पेंच और कौन सी है, वेनगंगा, पेंच और वर्धा मध्य प्रदेश से निकल करके कहाँ पर बहती हैं, तो गोदावरी नदी में मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश से निकलती हैं, है ना, और दक्षिण में जाकर के गोदावरी में जाकर के समाहित हो जाती हैं। वेनगंगा जो नदी है, वेनगंगा नदी कहाँ पर, वर्धा से मिलती है, जहाँ महाराष्ट्र में वर्धा से मिलती है, और इसके संगम को क्या कहा जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए वेनगंगा नदी को देखते हैं। तो पहली नदी है वेनगंगा, है ना। उद्गम देखेंगे इसका, उद्गम होता है, उद्गम कहाँ पे होता है इसका, तो उद्गम होता है इसका पारसवाड़ा पठार सिवनी से। पारसवाड़ा पठार सिवनी से उद्गम होता है। महाराष्ट्र में जाकर के ये किस में मिल जाती है, वर्धा नदी में। वर्धा नदी से इसका संगम होता है, और दोनों वेनगंगा और वर्धा को क्या कहा जाता है, वेनगंगा और वर्धा के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अब जो वेनगंगा नदी है उसको सिवनी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिवनी की जीवन रेखा। सिवनी की जीवन रेखा। बेनगंगा नदी पर बांध बने हुए हैं जो, तो उन इम्पोर्टेंट बांधों को देखेंगे। तो एक तो हो गया अपर बेनगंगा परियोजना, अपर बेनगंगा परियोजना है, और एक है संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना। संजय सरोवर परियोजना क्या है, इसमें क्या है, मिट्टी का बांध बना हुआ है जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। कब बना था, 1972 में, है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, 1972 में बना, है ना। और इस क्या कहते हैं, तो भीमगढ़ बांध भी कहते हैं, भीमगढ़ बांध पूछा जा सकता है आपसे। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो बेनगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वर्धा,
पेंच, बावन, थड़ी। वर्धा, पेंच, बावन, थड़ी, इसकी 3 सहायक नदियां हैं। ये हमारी वैनगंगा नदी कंप्लीट होती है। इसके आगे बढ़ते हैं अब वर्धा नदी को देखते हैं कि वर्धा नदी है ना, दूसरी जो नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो वर्धा नदी को देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वर्धन शिखर बैतूल से होता है। वर्धन शिखर कहाँ से? बैतूल से होता है। और महाराष्ट्र में जाके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में जाके एक इससे मिल जाती है, वैनगंगा नदी में मिल जाती है। वैनगंगा इससे मिलती है और दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है ना। किसमें समापन होता है इसका? वैनगंगा नदी में मिल जाती है ना। दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? तो प्राणहिता कहा जाता है। अब देखते हैं पेंच नदी, जो तीसरी नदी है, मध्य प्रदेश से निकलती है। तो चूँकि गोदावरी अपवाह तंत्र का यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो देखते हैं कहाँ से निकलती है यह। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार है। और यह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है ना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है ना। इसकी टोटल लंबाई है नदी की, टोटल है 274 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो 206 किलोमीटर। पेंच नदी के किनारे, मतलब पेंच नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से। जैसे कि सहायक नदियां देखेंगे तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो कान्हन है, कान्हन है, कुलबेहरा है और बावन थड़ी है। इसका समापन देखेंगे कि समापन कहाँ होता है, अवसान कहाँ होता है? तो पेंच नदी नागपुर के समीप किस में नदी में मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो नागपुर के समीप गोदावरी में नदी में, नागपुर में गोदावरी में, है ना। तो ये हमारी पेंच नदी भी यहाँ पर समाप्त होती है और हमारा गोदावरी अपवाह तंत्र खत्म होता है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए अब हम अपवाह तंत्र में आगे बढ़ते हैं और 5वां जो हमारा अपवाह तंत्र है कौन सा? माही अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। माही अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र 5वां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसमें माही नदी जो है प्रमुख नदी है और यह उन 3 नदियों में सम्मिलित है। 3 नदियाँ मतलब कौन कौन सी है? एक तो नर्मदा हो गई और ताप्ती हो गई, एक तीसरी हो गई माही। ये अपना अवसान स्थल कहाँ पर है इनका? तो खंबात की खाड़ी में, है ना। 3 नदियों में सम्मिलित है। इसकी जो प्रमुख नदी है कौन सी नदी है? तो माही नदी है। तो इसको देखते हैं माही नदी को। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम है सरदारपुर, धार जिले की, जो धार जिला है उसकी सरदारपुर तहसील है, वहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो सरदारपुर, सरदारपुर, धार और विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अवसान की बात करते हैं तो अवसान कहाँ पे होता है? अवसान होता है खंबात की खाड़ी, गुजरात में। खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। इसके अन्य नाम क्या है? तो पृथ्वी, पृथ्वी की पुत्री, और क्या कहा जाता है इसको? महिती भी कहा जाता है। तो महिती, महिती पृथ्वी की पुत्री। अब माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये ऐसी 2 नदियां हैं। लिम्पोपो किसको काटती है? लिम्पोपो, लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो माही। माही की लंबाई को देखते हैं तो माही की लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 576 किलोमीटर। लंबाई है कितनी? 576 किलोमीटर। ये हमारा माही अपवाह तंत्र समाप्त होता है। माही अपवाह तंत्र में इतना ही पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं 6वां जो हमारा अपवाह तंत्र है, यहीं पर देख लेते हैं 6वां अपवाह तंत्र कौन सा है? तो महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आता है किसका? हसदेव नदी का। हसदेव
नदी का क्षेत्र आता है इसमें, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माही नदी नहीं, महानदी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ पर जाता है, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में जाता है ना। तो अब इसको समाप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रमुख जलप्रपात हैं मध्य प्रदेश के, प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, और जो शहरों के किनारे, मतलब जो प्रमुख शहर हैं वो किन नदियों के किनारे स्थित है, तो इनको देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नदियों के द्वारा जो प्रमुख वो बनाए जाते हैं, क्या जलप्रपात बनाए जाते हैं, तो किस किस नदी के द्वारा कौन कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है उसको देखेंगे। क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ना कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो ये सब। तो प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जल प्रपात, तो सबसे पहले देखते हैं कि नर्मदा नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले नर्मदा नदी निकलती है कहाँ से, अमरकंटक से। तो अमरकंटक में कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है, कपिल धारा। कपिल धारा कहाँ पर बनाया जाता है, अमरकंटक में बनाया जाता है। फिर उसके आगे बढ़ती है तो ये दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। दुग्ध धारा ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है अनूपपुर में आता है। फिर तीसरा बनाती है धुआंधार जलप्रपात, कहाँ पर, भेड़ाघाट जबलपुर में। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर बनाती है, भेड़ाघाट जबलपुर में बनाती है। उसके आगे आते हैं तो मंदार दर्दी जलप्रपात कहाँ पर बनाती है, खंडवा में। मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात कहाँ पर बनाती है, खंडवा में बनाती है। महेश्वर में एक जलप्रपात बनाती है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में बनाया जाता है, किसके द्वारा, नर्मदा नदी के द्वारा महेश्वर में बनाया जाता है। ये हो गए किसके, नर्मदा नदी के जलप्रपात। नर्मदा नदी के बाद हम देखते हैं बीहड़ नदी के जलप्रपात। तो यहाँ पर देखते हैं किसके जलप्रपात, तो बीहड़ नदी। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है 142 मीटर, किस पर बनता है, बहुटी जलप्रपात, बीहड़ नदी पर भी बनता है। तो बहुटी हो गया, केवटी हो गया, और चचाई क्या था, चचाई सबसे पहले क्या था। ये सब तीनों जलप्रपात कहाँ पर बनते हैं, तो रीवा में बनते हैं। और किस नदी पर बनते हैं, बीहड़ नदी पर बनते हैं। 142 मीटर ऊंचा जो बीहड़ नदी पर बहुटी जलप्रपात है वो क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और एक वो बनता है, क्या बोलते हैं, एक बनता है पियावन जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात, ये भी रीवा के निकट ही बनते हैं। पियावन प्लस पूर्वा ये कहाँ पर बनते हैं, तो रीवा के निकट बनते हैं, रीवा के निकट बनते हैं। अब हम आगे और नदियों पे बढ़ते हैं कि चंबल नदी के द्वारा कहाँ पर एक जलप्रपात बनाया जाता है, तो चंबल को देखते हैं। चंबल बनाया जाता है चूलिया जलप्रपात, कहाँ पर बनाया जाता है, तो चंबल नदी पर बनता है और मंदसौर में बनता है। एक और जलप्रपात बनाया जाता है चंबल नदी के द्वारा इंदौर में, तो झाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर में बनता है ना चंबल नदी के द्वारा। झाड़ीदाह जलप्रपात कहाँ पर बनाया जाता है, तो इंदौर में बनाया जाता है। चंबल नदी पे एक और जलप्रपात बनाया जाता है। कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है, पाताल पानी, ये भी कहाँ पर बनाया जाता है, इंदौर में। पाताल पानी कहाँ पर स्थित है, इंदौर में, ये भी जलप्रपात है। अब तवा नदी की जलप्रपात, तवा नदी को जब हमने पढ़ा था तब हमने इसके जलप्रपात भी देखे थे। कौन से, डचेस था, अप्सरा था, बी था, जमुना था। तो ये किस पर बनाए जाते हैं, पचमढ़ी में बनाए जाते हैं और तवा नदी के द्वारा। तो डचेस हो गया, अप्सरा हो गया, बी फाल हो गया, जमुना हो गया, ये सब किस नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, तवा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, तो तवा परियोजना स्थित है। कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में। तो ये हमारा आज से अफवाह तंत्र खत्म होता है और अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हैं हम, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक दी गई होती है किसकी, प्लेलिस्ट की, तो आप उसे देखना ना भूलिए और अपनी जो क्वेरी है उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ाई तो स्टडी तो अच्छे से करनी है, लेकिन उसके लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी थोड़ी सा ध्यान देना है। ये नहीं कि स्टडी कर रहे हैं और थोड़ी सा मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और तबीयत खराब हो गई और पता चला एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि अपने आप को स्टेबल रखें। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, तो उसका जो अफवाह तंत्र का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है और बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में आगे की ओर। तो देखना ना भूलिए दीक्षा क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।